Hello students, today we are going to start our next topic, that is establishing republic. तो हम प्रीवियस लेक्चर से चाइना की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं एंड जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पेज नंबर 245 इन योर एनसीईआरटी बुक. तो क्या था कि चाइना में ना एक एम्पायर जो था वो राज कर रहा था काफ़ी टाइम से, जिसे मांचू एम्पायर कहा जाता था. ये जो मांचू एम्पायर था ना, ये मंचूरी नाम की जगह से आया था. यानी वहाँ के लोग थे जो चाइना के अंदर आते हैं और वहाँ पर उन रूल करना स्टार्ट कर देते हैं. तो 1911 का जो टाइम पीरियड था ना, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर इस एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया था. यानी उसका जो थ्रोन था वो उससे ले लिया गया था और एक रिपब्लिक एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी. यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो जनता द्वारा चुनी जाती थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी. जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा कि वहाँ पे रिपब्लिकन सिस्टम जो था वो डेवलप्ड हो गया था. तो जब रिपब्लिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी गई थी तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जैसे हमने कल भी बात की, जिसका नाम था सन येट सेन, जिनका लाइफ स्पैन था 1866 टू 1925. तो वो जो थे वो चाइना के अंदर आ गए थे रूल करने के लिए. लेकिन ये ऐसी रूलिंग थी जो पब्लिक द्वारा चुनी जाती थी, यानी डेमोक्रेसी जो थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी. तो ये जो पर्सन आए थे ना, इनके 3 टारगेट्स हुआ करते थे चाइना के अंदर करने के. यानी 3 तरह से चाइना को इम्प्रूव करना चाहता था. फर्स्ट तो ये मांचू एम्पायर को वहाँ से ख़त्म करना चाहता था. क्यों ख़त्म करना चाहता था? तो ऐसे कहा जाता था कि जो मांचू एम्पायर है वो मंचूरी जगह से आए हुए लोगों द्वारा बनाया गया था, और जैसे कि ये आउटसाइडर हो गए और चाइना वाला चाहता था कि कोई भी फॉरेनर जो है वो उनके सिर पे आके राज ना करे. तो इसलिए मांचू एम्पायर को ये फिनिश करना चाहते थे. प्लस डेमोक्रेसी जो थी वो इस कंट्री में लाना चाहते थे, जैसे कि आई रिपब्लिक हुआ. एंड थर्ड वन जो इनका टारगेट था वो था सोशलिज्म. सोशलिज्म मतलब सोसाइटी का वेलफेयर करना, यानी जो लेबर क्लास थी ना उनका डेवलपमेंट करना इनके लिए टारगेट बन गया था, इनका ऑब्जेक्टिव बन गया था. इन्होंने सोचा था कि लेबर क्लास का डेवलपमेंट करेंगे सो दैट लेबर क्लास को थोड़ा सोसाइटी में जो है रिस्पेक्ट, और उनका जो क्लास है वो अपर क्लास का हो जाएगा. इस तरह से इनकी सोच थी. तो ऐसी जब ये थिंकिंग रखने लग गए थे, इन्हें क्या कहा जाता था? फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता था. फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना. तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना. तो योर आंसर शुड बी दैट पर्सन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड हिज नेम वाज सन येट सेन. ओके. तो बहुत अच्छे से चाइना का जो सिस्टम था वो चल रहा था. लेकिन एक टाइम पीरियड आया, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 4 मई 1919. तो ये जो 4 मई 1919 है ना, उसमें क्या होने लग गया था? प्रोटेस्टेशन होने लग गया था. यानी लोग किसी चीज़ के लिए अगेंस्ट होने लग गए थे. क्या हुआ था? वर्ल्ड वार हुआ था. आपको पता ही है 1914 टू 1918 का जो टाइम पीरियड था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार था. तो चाइना ने ब्रिटेन को टोटली सपोर्ट किया था. क्या किया था? चाइना ने ब्रिटेन को टोटली सपोर्ट किया था. और जो ब्रिटेन था वो किससे लड़ रहा था? जर्मनी से लड़ रहा था. किससे लड़ रहा था? जर्मनी से लड़ रहा था. सॉरी, जर्मनी नहीं, जापान से लड़ रहा था. और हमें अच्छी तरह पता है कि चाइना की कुछ जो एरिया था, लैंड जो थी, वो जापान ने हड़पी हुई थी. इस तरह से चाइना ने ब्रिटेन का पूरा कॉपरेट किया 1914 टू 18 के वॉर में. और ब्रिटेन जापान से लड़ रहा था. तो विक्ट्री किसकी हुई? ब्रिटेन की हुई. किसकी जीत हुई? ब्रिटेन की जीत हुई. तो चाइना ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ब्रिटेन है वो जापान को फोर्स करे कि जो लैंड उन्होंने चाइना की हड़प रखी है या जिस पे रूल कर रहे हैं वो उन्हें वापस दे दे. तो जो ब्रिटेन था वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा था और लोगों ने इसके लिए ब्रिटिश का प्रोटेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया था. और धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्टेशन था वो एक बहुत बड़े मूवमेंट में बदल गया था, एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया था.
ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, चाइना ने ब्रिटिश ने क्या किया था, एक पीस ट्रीटी साइन की थी, पीस ट्रीटी साइन की थी जापान के साथ, और उसमें भी उन्होंने चाइना को इन्वॉल्व नहीं किया, तो इससे वो ज़्यादा चिढ़ चुके थे और एक मूवमेंट जो था वो वहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। कुछ टाइम पीरियड के बाद, यानी जब रिपब्लिकन रेवोल्यूशन हुआ, तो दो पार्टीज़ यहाँ पर एमर्ज होके आती हैं। वन इज सीसीपी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। सीसीपी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एंड सेकेंड वन इज एनपीपी, एनपीपी जिसका मतलब है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे ग्यो मिंदक नाम के पर्सन द्वारा चलाया जाता था, यानी वो उसके हेड थे। तो जब सन यट सेन की डेथ हो गई, तो ये जो सारी पावर थी वो किसके हाथ में आ गई थी, इस पर्सन के हाथ में आ गई थी। ये रिपब्लिकन पार्टीज थी, तो ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते थे। तो क्या हुआ, जब इस बंदे की डेथ हो गई, यानी इस बंदे की डेथ हो गई, तो किसके अंडर आ गई रूलिंग, ग्यो मिंदक के अंदर आ गई, और जो पार्टी थी हमारी एनपीपी, वो जो थी वो रूल करने लग गई थी। तो ये जो बंदा था ना, सन यट सेन, ये तो बहुत सोशलिज्म था, लेकिन ये बंदा जो था ना, वो अपने स्टाइल से रूल कर रहा था। इसने अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए, यानी अपने प्रायोरिटीज़ को रखा, अपनी ख्वाहिशों को रखा, अपने तरीके से राज करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को परेशान करने लग गया था। मेनली इसने जो परेशानी की थी ना, वो वीमेन के लिए की थी, औरतों के लिए की थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स उसने बना दिए गए थे, ठीक है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, यानी सन यट सेन के उस टाइम पीरियड में, ये बंदा क्या चाहता था, ये चाहता था कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसे छोड़ दिया जाए, और वहाँ से पॉवर्टी को डिक्रीज़ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और डेमोक्रेसी ला दी जाए। साथ ही साथ ये पर्सन, यानी सन यट सेन, ये भी चाहता था कि वीमेन की जो वहाँ पर सिचुएशन है ना, हालत है, उसे इम्प्रूव कर दिया जाए, उन्हें भी सोसाइटी में क्या दी जाए, इज्जत दी जाए, और एक इक्वालिटी जो हो वो मैरिज में उन्हें मिल सके। मतलब अगर कोई इन लॉज में टॉर्चर हो रही है वीमेन, तो उसे इक्वल राइट है कि वो डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है और उसे ईजिली डाइवोर्स मिल जाए। तो ऐसी फैसिलिटीज़ वो वीमेन को देना चाहता था। कौन पर्सन, सन यट सेन, जो कि सोशलिस्ट था, उसने ये सब कुछ सोचा। लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो ये पार्टी मतलब ये पार्टी जो थी अब राज करने लगी। ये अपने तरीके से कर रही थी, लोगों के ऊपर अपने तरीके थोप रही थी। लोग बहुत परेशान हो गए थे, मेनली वीमेन परेशान हो गई थी। वीमेन को बहुत ही मतलब अंडर एस्टिमेट करता था पर्सन। इसने क्या बना दिया था, फुट बाइंडिंग जैसे लॉज बना दिए थे वीमेंस के, यानी जो फुट थे ना, उनको बाइंड कर दिया जाता था, ताकि वो की जो शेप है वो इंक्रीज़ ना हो, और छोटे छोटे पाँव जो हो वीमेन को मिले। तो ऐसा उनका मानना था कि ये जो है ब्यूटी एनहांस करते हैं वीमेन की। तो इस तरह के जो थे वो ऐसे लॉज लगा दिए गए थे। और भी बहुत तरह से टॉर्चर कर दिया गया था कि वीमेन जो है वो घर में रहनी चाहिए और एक पर्दे में रहनी चाहिए, उन्हें सोशल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन जो थी वीमेन को होने लग गई थी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स इसने बना दिए थे वीमेन के लिए, और बहुत ही बैड कंडीशन जो हो गई थी लोगों की वहाँ पर हो गई थी, यानी डेवलप नहीं हो रहे थे लोग, और भी ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट में आ गए थे। लोग इतने बड़े बड़े काम नहीं करते थे, यानी साधारण काम करते थे, हॉकर्स के काम किया करते थे, और फीमेल्स की तो वैसे ही दुर्गति हो गई थी। और इसी टाइम पीरियड में हमारी कंट्रीज़ में महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को लोग फॉलो कर रहे थे। और साथ ही साथ टर्की का जो एक पर्सन था, उनका नाम बता रखे यहाँ पे, केमल अटाटर्क। तो इनकी आइडियोलॉजी से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और वो चाहते थे कि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो चाइना में भी फॉलो कर दी जाए। और जैसे हमें पता है कि वहाँ पे रिपब्लिकन चल रहा था, तो जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में लोगों ने इस पर्सन को नहीं चुना, और इसके राज से हटा दिया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो रहा था। तो यही आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आएगा। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely, and don't forget to pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.